फिजिक्स एग्जाम का सिलेबस जरूर कम हो गया है, बट एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। ऊपर से टर्म 1, टर्म 2 और इंटरनल्स, इन तीनों के लिए प्रिपेयर करना है आपको। तो अगर आपने स्ट्रैटेजिकली एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करा तो इसका असर आपके मार्क्स पर पड़ सकता है। बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका एंड लेट्स बिगिन। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सीबीएसई ने बहुत सारे सर्कुलर्स रिलीज करे थे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उनका जिस्ट क्या है। आपका एग्जाम जो है वो 2 टर्म्स में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में जो है सारे एमसीक्यूज रहेंगे, बट टर्म 2 में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे। बट अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो टर्म 2 को भी एमसीक्यू बेस्ड ही रखा जाएगा। सबसे पहले जो इससे फर्क पड़ा वो ये है कि पहले जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा होते थे। अगर मैं 70 मार्क्स में बात करूं तो अबाउट 20 to 25 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। बट अब ये पैटर्न चेंज होने की वजह से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ कि ये जो एमसीक्यूज आपको टर्म 1 और टर्म 2 में पूछे जाएंगे ये किस टाइप के होंगे। तो ये एमसीक्यूज मेजरली 2 टाइप्स के हैं, एमसीक्यूज ऑन असर्शनल एंड रीजनिंग, दूसरा है एमसीक्यूज ऑन केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें एक पर्टिकुलर कोई केस एक्सप्लेन करा होगा, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे और उन एमसीक्यूज में आपको सही आंसर चूज करना है। दूसरी टाइप एमसीक्यूज की है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज। तो इसमें क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, एक है असर्शन, एक है रीजन, और आपको इसके साथ 4 चॉइसेस दी जाएंगी। अब चॉइसेस में से आपको बताना है कि असर्शन और रीजन की जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, और साथ में आपको ये बताना है कि क्या ये जो रीजन दिया हुआ है ये असर्शन को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन एमसीक्यूज के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज करा था, उसमें उन्होंने बताया था कि इन एमसीक्यूज में वो ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर को टेस्ट करें। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको वो कुछ रियल लाइफ सिचुएशन देंगे या कुछ ऐसी सिचुएशन देंगे जिनको आपने पहले कभी देखा ना हो, और उन सिचुएशंस में आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपको वो अप्लाई करके उनका आंसर लिखना है। तो इससे क्या है, सीबीएसई आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना चाह रही है कि चैप्टर आपको कितना अच्छे से समझ आया है और उन कॉन्सेप्ट जो आपने समझे हैं आप उनको कितने अच्छे से अप्लाई भी कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं अब आपको बताती हूँ। ओ, एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब डेरिवेशंस नहीं करने। अब आप भी ऐसे ही सोच रहे होगे कि एमसीक्यूज आ रहे हैं तो डेरिवेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। डेरिवेशंस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करने में जो टेक्निक्स यूज होती है वही टेक्निक्स आपको हेल्प करती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो टेक्निक्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट के एक्सप्रेशन को डिराइव करने में लगती है, वही टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब इसका एक और एग्जांपल दूं तो जो स्टूडेंट्स जेई और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको भी डेरिवेशंस कराए जाते हैं, इवन तो उनका पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसीलिए आपको डेरिवेशंस को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैम मैंने ये बुक ली है, क्या ये सफिशिएंट है या एनसीईआरटी के साथ साथ कोई और बुक करने की भी जरूरत है। तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। आपको जो है चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी को ही रेफर करना है, बिकॉज जो आपको कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। और जो लोग कहते हैं कि हमें कोई हेल्प बुक चाहिए, ये लेनी है नहीं लेनी, अगर आपको एनसीईआरटी से कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उस टॉपिक को समझने के लिए आप हेल्प बुक का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सारा जो कॉन्सेप्ट्स है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं। अब इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करने के लिए एनसीईआरटी से आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाके चेक करना कि आप उससे आपको पता लगेगा कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे है ताकि वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाए। दूसरा जो मेन पार्ट है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझना एक बात है और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी करना आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने डिस्कस करा। तो प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे। अब पहला रिसोर्स है, जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होती है, उस बुक में एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। दूसरा, अब पैटर्न चेंज हो गया है बट फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनकी फॉर्म को एमसीक्यू में मोल्ड करके आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई करो।
तो जैसे ही आप कोई चैप्टर खत्म करो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप साथ ही खत्म कर लो। तो अब कुछ ऐसी बुक्स आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो आपको वही बुक लेनी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपके पास इन सबको करने के बाद भी टाइम बचता है, तब आप एक्स्ट्रा बुक्स में से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब इन एमसीक्यूज में आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहले जो पेपर्स होते थे उनमें न्यूमेरिकल्स की वेटेज थोड़ी कम होती थी, बट इस साल जो है न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम न्यूमेरिकल तो हमसे होते नहीं है, मैम आप ही बता दो कि हम क्या करें कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स आपसे इसलिए नहीं होते बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ ही नहीं आए होते। मोस्टली स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ तो उनको कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ नहीं पता होती। उनको ये पता होता है कि हाँ ऐसे पढ़ा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट्स में डीपली हो क्या रहा है, इसका हमारा करने का लॉजिक क्या है। तो जब वो आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप चीज़ों को डीपली समझोगे, लॉजिकली देखोगे कि स्टेप में ऐसा हुआ क्यों, तो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी कोरिलेट होनी शुरू हो जाएगी, तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको करने हैं एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आप पहले खुद ट्राई करने का देखो, अगर नहीं होते हैं तो आप उनका सोल्यूशंस रेफर करो, आप देखो वो कैसे हो रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते, हो जाएंगे आपसे, ठीक है, जब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल्स अच्छे से आ गए। और जब आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हो जाए तब आप आओ एडिशनल के क्वेश्चंस पर। अब एडिशनल के आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस है एडिशनल के जो इम्पोर्टेंट है। अब वो कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। अभी एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अब आपको अटेम्प्ट करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर से आए हुए हैं। तो इन सारे करने के बाद आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इतना सफिशिएंट है अगर हम इतना कर ले? यस, बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स आए वो कर लो, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कर लो, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और सिलेक्टेड एडिशनल क्वेश्चंस कर लो। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि कई बार न्यूमेरिकल तो सही कर देते हैं बट जो फॉर्मूला लिखते हैं ना वही गलत हो जाता है। कई बार फॉर्मूला लिखने में कोई फैक्टर की मिस्टेक कर दी या कुछ मिस्टेक कर दी, अब क्योंकि एमसीक्यूज है तो उससे आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन कर लो और उनको बार बार रिवाइज करो। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको फॉर्मूले में कोई आप मिस्टेक्स नहीं करोगे फॉर्मूला लिखने में। और दूसरा, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आपको फॉर्मूला आने से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला शीट अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम पहले जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब तो हमें सब याद था, बट जब हम एग्जाम के टाइम पे इसे पढ़ रहे हैं तो हमें चैप्टर याद ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है हम सब भूल गए हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्टूडेंट जो है चैप्टर को टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, नए चैप्टर्स को करने के साथ साथ आपको पुराने चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर दिन आप 15 to 20 मिनट्स हर सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए रख सकते हो, या आप वीक में एक डे डेडिकेट कर सकते हो जिसमें आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आप पुराने चैप्टर्स को भी भूलोगे नहीं। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टर्म 1 जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच होगा और टर्म 2 जो है मार्च और अप्रैल के बीच होगा। अब जो टर्म 1 और टर्म 2 के बीच का गैप है वो अबाउट 2 मंथ्स है, और ये गैप सफिशिएंट नहीं है कि आप टर्म 2 के सारे चैप्टर्स इस पे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिड ऑफ सितंबर तक आप अपना टर्म 1 का सिलेबस खत्म कर लो, और उसके बाद आप क्या करो, टर्म 2 के नए चैप्टर्स भी पढ़ते रहो और साथ साथ टर्म 1 के चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहो। और जब आपके टर्म 1 के एग्जाम्स होने वाले हो उससे 15-20 डेज पहले आप टर्म 2 को पढ़ना बंद कर दो और सिर्फ आप टर्म 1 के चैप्टर जो आपने करे हैं आप उनको रिवाइज करो। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपना सिलेबस अच्छे से टाइम पे खत्म कर पाओगे।
एंड में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टर्म 1 और टर्म 2 से पहले एटलीस्ट 10 to 15 सैंपल पेपर्स जरूर करके जाओ। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि आपको एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है जब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आपकी इस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्योंकि आपके इंटरनल्स के मार्क्स भी बोर्ड में अपलोड होने हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने इंटरनल्स को अच्छे से देने के चक्कर में अपने जो क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस जो आपकी स्कूल या ट्यूशन में चल रही हैं, उनको मिस करेंगे। बट आपको इंटरनल्स को देने के चक्कर में अपने क्लासेस मिस नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा करा तो जो टॉपिक आपने मिस करा है वो टॉपिक आपको बाद में उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा और वो टॉपिक आपका वीक पॉइंट रह जाएगा। इसीलिए आप अपनी क्लासेस को जहां भी आप ले रहे हो उसको आप रेगुलरली अटेंड करते रहो और साथ साथ आप टेस्ट भी देते रहो। वेट, जो आपने इस वीडियो में देखा है उसको सुन के छोड़ना नहीं है। उन चीजों को जो मैंने बताई है आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। और जो मैंने टिप्स बताई उसमें से सबसे हेल्पफुल आपको टिप्स कौन सी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में और आप चाहते हो कि मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।